कभी सोचा है कि जी भरकर रोने से भी असल में खुशी मिल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कविता देखने वाले हैं जो बिल्कुल यही बात कहती है। और हो सकता है कि ये कविता आंसुओं के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। हम सबको अक्सर यही सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को काबू में रखो, मजबूत बनो, या लड़के रोते नहीं हैं। पर क्या हो अगर ये सारी सलाह ही गलत हो? चलिए पता लगाते हैं। तो ये है गाल्वे के नेल की कविता क्राइंग। और ये कविता सीधे मुद्दे पर आती है। ये हमें सिखाती है कि रोना कैसे चाहिए, और इसका तरीका वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो पहला नियम क्या है? कविता इसे एक पूरे प्रोसेस की तरह बताती है, जिसका नतीजा बहुत ही सरप्राइजिंग है। तैयार है? कविता साफ साफ कहती है कि खुद को रोकना नहीं है। थोड़ा बहुत रोने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, तब तक रोना है जब तक तकिया पूरी तरह से भीग ना जाए। मतलब अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से बहने दो। ये सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल सफाई है। इसे कथारसिस भी कहते हैं। मतलब जो भी अंदर भरा है, सैडनेस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बाहर निकाल दो, जब तक कुछ भी बाकी ना रहे। और जब सारे आंसू निकल जाएं, फिर क्या? फिर आप शावर में कूद सकते हैं। छप छप छप। ये जो आवाज है ना, ये खुद ही बता रही है कि मूड अब सैडनेस से हटकर शरारत की तरफ जा रहा है। और ये शावर सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। जैसे हम गंदगी धोते हैं, वैसे ही उदासी को धो डालना। ये एक रीसेट बटन की तरह है, जो हमें दुख से खुशी की ओर ले जाता है। तो ठीक है, जी भर के रो लिए, सब कुछ धो दिया, अब क्या? यहीं पर इस कविता का असली जादू सामने आता है। ये वो रिवॉर्ड है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। और अचानक से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आंसू अब हंसी में बदल चुके हैं। खिड़की खोलना सिर्फ ताज़ी हवा के लिए नहीं है, ये दुनिया को एक नए फ्रेश नजरिए से देखने जैसा है। ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। इस प्रोसेस को फॉलो करने से इंसान पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी उदासी भाप बनकर उड़ गई, और बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्योर हैप्पीनेस। और यही इस कविता का दिल है। खुशी कहीं और नहीं छिपी थी, वो तो हमारे आखिरी आंसू में ही फंसी हुई थी। ये लाइन बहुत पावरफुल है। आई वेप्ट इट, मतलब खुशी को रो रो कर बाहर निकाल दिया, उसे आजाद कर दिया। ये तस्वीर उस फीलिंग को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है ना? यही वो आज़ादी वाली हल्की फुल्की खुशी है जिसका कविता वादा करती है। वो एहसास जो किसी इमोशनल बोझ को उतार फेंकने के बाद ही मिलता है। अच्छा, अब इस कविता को और अच्छे से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को देखते हैं। ये शब्द हमें कवि के मैसेज को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करेंगे। कविता के साथ दी गई एक्सरसाइज में इन 3 शब्दों पर खास ध्यान दिया गया है। सुनने में तो ये सिंपल लगते हैं, पर असल में यही शब्द पूरी इमोशनल जर्नी को समझने की चाबी हैं। पहला शब्द है सोक्ड। इसका मतलब सिर्फ गीला नहीं, बल्कि तरबतर हो जाना, पूरी तरह से भीगा हुआ। ये शब्द बताता है कि रोना कितनी इंटेंसिटी से है, जब तक कि कोई गुंजाइश ही न बचे। अगला है शावर। हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन इस कविता में ये फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह की सफाई का सिंबल है, एक नई शुरुआत का। और आखिर में है वेप्ट। ये क्राइड का ही एक और शब्द है, लेकिन इसमें थोड़ी और गहराई है, ज्यादा इमोशनल। जब कवि कहते हैं आई वेप्ट इट, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक एक्टिव प्रोसेस से जानबूझकर खुशी को बाहर निकाला है। ठीक है, तो अब जब हमने कविता और उसकी खास शब्दों को समझ लिया है, तो चलो अपनी समझ को परखते हैं। ये एक मजेदार तरीका है ये देखने का कि कविता का मैसेज हम तक सही में पहुंचा है या नहीं। तो पहला सवाल हमारी समझ की जांच करता है। कविता के शुरू से लेकर आखिर तक मूड या मनोदशा में क्या बदलाव आता है? इसका जवाब तो दिन और रात जैसा है, एकदम ऑपोजिट। कविता हमें निराशा से शुरू करके खुशी के शिखर तक की एक पूरी यात्रा पर ले जाती है, और ये दिखाती है कि आंसुओं में बदलने की कितनी ताकत होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज, हैप्पीनेस यानी खुशी। ये शब्द आखिर आया कहाँ से है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा में इमोशंस कैसे बनते हैं। जवाब बहुत ही सिंपल है। हैप्पीनेस यानी खुशी की अवस्था, हैप्पी यानी खुश होने वाले शब्द से ही बनी है।
और ये हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या कोई खुशी में भी रो सकता है? शायद आंसू हमेशा दुख की ही निशानी नहीं होते। शायद, जैसा कि ये कविता बताती है, वो कभी-कभी खुशी के लिए जगह बनाने का एक तरीका होते हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में।